नमस्कार। पब्लिक न्यूज़ टाइम्स चैनल शिमला में आपका स्वागत है। नवरात्रि के पहले दिन मां दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप की गई पूजा। शिमला के कालीबाड़ी में श्रद्धालुओं ने मां के चरणों में नवाया शीश। इस दौरान हमने मंदिर के मुख्य पुजारी से भी बातचीत की। आइए सुनिए। तो मेरा नाम है जो मुक्ति चक्रवर्ती, असिस्टेंट प्रीस्ट, शिमला कालीबाड़ी। हाँ, देखिए, पहले तो मैं बताऊंगा आप लोगों के चैनल के माध्यम से कि जो चैत्र नवरात्रि, बहुत सारी नवरात्रि, जैसे बहुत सारी का मतलब है कि जो एक चैत्र नवरात्रि और शारद नवरात्रि और गुप्त नवरात्रि थी, जो दो नवरात्रि को बहुत मान्यता माना जाता है। एक रामचंद्र जी वाला और राजा सूरत जी वाला जो नवरात्रि है, मेन जो है चैत्र नवरात्रि। इस नवरात्रि के जो शुभकामना, जो आज पहला रूप जो है शैलपुत्री जी की पूजा विधिवत रूप से हो चुकी है। इस हिंदुस्तान के साथ साथ विश्व में हो रहे। जब रामचंद्र के नाम लिया, इसलिए मैं बोलूँगा कि रामचंद्र जी के पथ में हम चले। हम हिंसा, देश विदेश, छोटा बड़ा, ये हम भूल जाए। सबको कदर करे, छोटे बड़े सबको सम्मान करे, छोटे भी सम्मान करे, बड़े भी सम्मान करे। और समय मिले जो हमारे जो यंग जनरेशन वो गीता का ज्ञान करे, गीता अध्ययन करे। अब पहली बात में आए जो माँ के जो आज पहला रूप है, इस रूप के और माँ के आशीर्वाद से नगरवासी, प्रदेशवासी सभी को आशीर्वाद मिले। जैसे कि पिछले जो देखा जाए, जिस हिसाब से कोरोना काल के बाद जिंदगी पटरी में आई है, और इसके बाद जिस हिसाब से हिमाचल में जो प्राकृतिक दुर्योग था, जो तांडव था, इससे उभर कर जिंदगी भी पटरी में आई। ऐसा माँ के आशीर्वाद से प्रदेश में, विश्व में, सब जगह पे खुशहाली रहे, जिसके तहत कि जो दहशत हम भूल जाए, ऐसा दिन ना आए कि हम जैसे उसमें मैं अछूता नहीं रहा, मैं भी अपने घर छोड़ के भाग गया था जिस हिसाब से लैंडस्लाइड हो रही थी और बिजली नहीं थी। तो ऐसा दिन ना आए। माँ के आशीर्वाद से प्रदेश के साथ साथ विश्व में भी खुशहाली रहे, सब सुख शांति में रहे और ढेर सारी आशीर्वाद मिले। और जो भी भक्त आई, जो मुराद लेके, जो मांगे लेके आए हैं, उनके भी मांगे माँ पूरी करे और सब स्वस्थ रहे, ठीक रहे। आज पहले जो रूप है माँ शैलपुत्री जी की आज पूजा चल रही है। कहाँ भुलाया है, आज तो रुकना मुश्किल है, माँ का बुलावा आया है। सपने में जगदम्बा ने अपना द्वार दिखाया है, आज तो रुकना मुश्किल है, माँ का बुलावा आया है। आज तो रुकना मुश्किल है, माँ का बुलावा आया है। What a pundi, adute attender, oka gelo kute ke? इंतजाम तो हम तो है ही है, लेकिन इंतजाम आप सबके साथ साथ पूरी जो भक्त है उनके भी सहयोग चाहिए। और साथ हम अगर ज़्यादा भीड़ भाड़ हो जाए, हम प्रशासन से भी आग्रह करेंगे कि वो भी हमारे साथ दे। और जिस हिसाब से 9 दिन सही ढंग से हो जाए कि जैसे माँ सबको सही कृपा दे, सद्बुद्धि दे और सही रखे कि हमें ऐसा कोई अघटन ना घटे। छात्र संगठन एनएसयूआई ने शिमला स्थित राजीव भवन में मनाया स्थापना दिवस। एनएसयूआई की स्थापना के 54 वर्ष पूर्ण होने पर फहराया संगठन का झंडा। छात्र हितों की आवाज़ को सरकार तक शांतिपूर्ण तरीके से पहुंचाना एनएसयूआई की प्राथमिकता। आज ही के दिन पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने की थी एनएसयूआई की स्थापना। देश के कोने कोने को खुशहाल बना के छोड़ेंगे। एनएसयूआई जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।
आज एनएसयूआई का 54वां स्थापना दिवस है। मैं तमाम मीडिया के माध्यम से आप संदेश देना चाहता हूं कि आज पूरे भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ, जो भारत देश का सबसे बड़ा छात्र लोकतांत्रिक छात्र संगठन है, गांधी नेहरू के विचार को आगे को लेकर चलने वाला छात्र संगठन है, संविधान को मानने वाला छात्र संगठन है। 9 अप्रैल 1971 ईस्वी को श्रीमती इंदिरा गांधी जी द्वारा एनएसयूआई की स्थापना की गई थी और एनएसयूआई की स्थापना करने का जो उद्देश्य था वो था छात्र हितों की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने का। छात्र हितों के लिए एनएसयूआई सदैव तत्पर है। 1971 से लेकर आज तक एनएसयूआई बिल्कुल जोरों शोरों से छात्रों की आवाज़ को बुलंद करते आ रही है, सरकारों तक छात्रों की आवाज़ को पहुंचा रही है। शिक्षा के क्षेत्र में सदैव एनएसयूआई, जिस तरह से आज भारत देश का शिक्षा का व्यापारीकरण किया जा रहा है, भगवाकरण किया जा रहा है, उस भगवाकरण के खिलाफ एनएसयूआई सदैव अपनी आवाज़ को बुलंद करते आ रही है। छात्रों को किसी भी तरह की छात्रों के अधिकारों का हनन ना हो, उसको रोकने के लिए एनएसयूआई सड़कों पर और सरकार तक अपनी आवाज़ को पहुंचाने के लिए हर तरीके से कार्य करते रहती है। और आज एनएसयूआई का स्थापना दिवस है। तमाम लाखों कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं भी प्रेषित करता हूं। पूरे देश व हिमाचल प्रदेश के तमाम मेरे एनएसयूआई के संघर्षरत साथियों को शुभकामनाएं और तिरंगा सलाम भेंट करता हूं। और मीडिया के माध्यम से मैं एक संदेश देना चाहता हूं कि एनएसयूआई वो छात्र संगठन है जो संविधान को मानता है, जो किसी धर्म विशेष की राजनीति नहीं करता है, किसी जात संप्रदाय की राजनीति नहीं करता है। एनएसयूआई संविधान को मानने वाला छात्र संगठन है। यहाँ पर सभी के विचारों को सुना जाता है और किसी पर्टिकुलर विचार को थोपा नहीं जाता। जैसे मैंने कहा कि गांधी नेहरू के विचार को मानने वाले शालीन और गांधीवादी विचार पर चलने वाले छात्र संगठन है। हिंसात्मक गतिविधियों से एनएसयूआई का कोई लेना देना नहीं रहता है और सदैव अहिंसा के मार्ग पर आगे चलते रहती है और अहिंसा के मार्ग पर आगे इसी तरह से चलते रहेगी ये। और संविधान को और लोकतंत्र को बचाने के लिए जो मुहिम आज भारत देश में चली है, एनएसयूआई सड़कों पे चौराहे पर जाकर अपने संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए बिल्कुल तत्पर रहेगी। और आज इस स्थापना दिवस के माध्यम से मैं उस तानाशाह जो डिक्टेटर केंद्र सरकार में बैठा है, जो भी चुनाव आने वाले, तमाम युवा साथियों से भी मैं आग्रह करना चाहूंगा, अपने भविष्य को देखते हुए, भारत देश के भविष्य को देखते हुए, रोजगार को देखते हुए और भारत देश में जिस तरह से माहौल बनाया जा रहा है, संविधान को खत्म किया जा रहा है, धर्म विशेष की राजनीति की जा रही है, जाति संप्रदाय के बीच आज भारत देश को तोड़ा जा रहा है, तो मेरा तमाम युवा साथियों से, तमाम बुद्धिजीवी वर्ग से यही आग्रह रहेगा कि इस लोकसभा चुनाव में आप जरूर चुनाव करिए और इस डिक्टेटरशिप के लिए, इस तानाशाह सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए और लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए, संविधान को मजबूत करने के लिए कांग्रेस पार्टी को वोट करिएगा। और एनएसयूआई आप सभी की छात्र वर्ग की आवाज को इसी तरह सिरे से उठाते रहेगा और हिमाचल प्रदेश के चाहे भारत देश के जितना भी तमाम छात्र वर्ग है, आपकी आवाज को सरकार तक पहुंचाने के लिए एनएसयूआई हर तरह से कार्यरत रहेगी। जी। एनएसयूआई के स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने भी शुभकामनाएं दी। नमस्कार, मैं सभी एनएसयूआई के साथियों को एनएसयूआई के स्थापना दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मैं खुद हिमाचल प्रदेश एनएसयूआई का अध्यक्ष रहा हूं। एनएसयूआई की राजनीति से ऊपर उठकर, युवा की राजनीति से ऊपर उठकर आज प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद पर पहुंचा हूं। मुझे मुख्यमंत्री के पद पर पहुंचने के लिए जो भी प्रेरणा मिली वो छात्र जीवन से मिली और उसमें एनएसयूआई का महत्वपूर्ण सहयोग और प्रेरणा रही है। आप सभी छात्रों को, एनएसयूआई के जो हमारे छात्र संगठन से जुड़े हुए छात्र हैं, उनको एक बार फिर से एनएसयूआई के स्थापना दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। कुलदीप राठौर, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस, ने भाजपा पर उठाए प्रश्न। आइए सुनते हैं। बेरोजगारी कोई इशू नहीं है। मैं यहाँ उनको ये भी याद दिलाना चाहता हूँ कि 10 वर्ष पूर्व वो जो संकल्प पत्र लेके आए थे, उस संकल्प पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि हर वर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे। तभी 10 साल हो गए, 20 करोड़ रोजगार बनते, तो रोजगार कहाँ गए? उल्टा जो है बड़ी बड़ी कंपनियां छटनी कर रही है। तो क्या बढ़ती हुई बेरोजगारी आज इशू नहीं है? भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं है, लेकिन देश की जनता के लिए। और दूसरी बात कौन सी कही उन्होंने? भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई को लेकर। अब क्या आज महंगाई इशू नहीं है? 10 वर्ष पूर्व
से आप अभी तुलना कीजिए, लगातार महंगाई बढ़ रही है। सिलेंडर लगभग, गैस का सिलेंडर लगभग 3 गुना बढ़ा है। जो खाने की दालें, तेल है, अगर आप मार्केट में जाएं, वो भी लगभग 2 गुना 3 गुना हुआ है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको महंगाई नजर नहीं आती? और इसके अलावा भ्रष्टाचार का मुद्दा है, जिस तरह से इलेक्ट्रल बॉन्ड में एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ। पिछले जो प्रेस वार्ता में मैंने इस विषय में खुल के बात की थी। ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो सार्थक है। रही देश को के विभाजन की बात, देश को अगर आज़ादी मिली है उसमें कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में इस देश में जो है जन आंदोलन चला और देश को आज़ादी मिली। और उस समय ये लोग कहाँ थे जो इनके पूर्वज थे या जिस विचारधारा से ये लोग संबंध रखते हैं? और देश की एकता और अखंडता की बात आई तो क्या श्रीमती इंदिरा गांधी ने इस देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों की बाजी नहीं लगाई, अपने प्राण न्यौछावर नहीं किए? और जब जब भी इस देश पर आक्रमण हुए, कांग्रेस की सरकारें रही, हमने बड़ी मजबूती से सामना किया, पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए। और देश की एकता और अखंडता पे अगर खतरा है तो भारतीय जनता पार्टी की जो एनडीए सरकार है, इनकी वजह से खतरा है, क्योंकि आज देश को बांटने की कोशिश हो रही है। आज देश की विभाजन की अगर बात करें तो देश का विभाजन का प्रयास कौन कर रहा है? जो भाई को भाई से लड़ा रहा है। इस प्रश्न का भी मैं उनसे जवाब चाहता हूँ। सर, भाजपा ये भी कह रही है कि कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है, इसलिए हर कोई इसको छोड़ना चाहता है। नहीं, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। पिछले काफ़ी दिनों से ये प्रश्न पूछा जा रहा। आज भी मैं अखबार में पढ़ रहा था कि कांग्रेस पार्टी डूबता हुआ जहाज है, इसलिए कांग्रेस पार्टी के जहाज से हमारे जहाज में आ रहे हैं। तो ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए, ऐसा है कि हमारे जहाज से अगर उनके जहाज में जा रहे हैं तो वहाँ तो संख्या बढ़ रही है, तो मुझे लगता है डूबने वाला तो उनका जहाज है। और हमारे जो वहाँ उनके जहाज में जो नए लोग हैं, और जब लगेगा उनको जहाज डूबने लगेगा तो सबसे पहले जो पहले जहाज में सवार होंगे उनको वो समुद्र में फेंकेंगे, है ना? तो हमारे लिए तो अच्छा है, हमारा जहाज तो हल्का हो रहा है, तो हल्का जहाज तो डूबता नहीं है। तो ये बात भारतीय जनता पार्टी के लोगों को समझनी चाहिए कि जिस तरह से भीड़ उनके जहाज में सवार हो रही है, तो निश्चित तौर पे उनका जहाज जो है उस भार को सहने की क्षमता नहीं रखता। जहाज तब डूबेगा सर जब उसमें छेद होगा, तो कांग्रेस के लोग छेद करेंगे भाजपा के जहाज में जाकर। हो सकता है। मैंने तो एक बात मजाक में कही कि हो सकता है एक रणनीति भी हो सकती है कि कल को ऐसा होगा कि उनके किले में भगवा की जगह तिरंगा झंडा हो, क्योंकि कोई भी जो जा रहा है अपनी भी किस सोच से जा रहा है, ये तो मैं मजाक में ये बात कह रहा हूँ, वो कहना मुश्किल है। लेकिन आज मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, जो उनके कार्यकर्ता है, उनमें बड़ी हताशा है। उन्हें ये लग रहा है कि बाहर से आकर लोग उन्हें दबाने का जो है प्रयास कर रहे हैं। तो ये हताशा आपको भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में निश्चित तौर पे दिखेगी। सर, प्रत्याशियों के नामों में बड़ा समय लग रहा है, कांग्रेस पार्टी अब तक डिक्लेयर नहीं कर पाई है। बीजेपी उपचुनाव के लिए भी कैंडिडेट तय कर चुकी है और लोकसभा के लिए 4 सीटों पर प्रत्याशी आ गए हैं। चुनाव प्रचार भी शुरू हो गया है, लेकिन कांग्रेस में अभी मंथन ही चल रहा है। क्या कोई प्रत्याशी मिल नहीं पा रहा है? चुनाव लड़ने के इच्छुक नहीं है लोग? नहीं, ऐसा नहीं है। प्रत्याशियों की लंबी सूची है, लेकिन अभी हमारे पास जो है समय है और जल्दी मुझे लगता है पार्टी आलाकमान जो है प्रत्याशियों को लेकर फैसला करने वाली है। हिमाचल किसान कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता व राष्ट्रीय सह संयोजक कंवर रविंदर सिंह ने किया किसान न्याय गारंटी का अवलोकन। घोषणा पत्र में किसानों को जीएसटी से बाहर रखने का किया गया वायदा। केंद्र में सरकार बनाने पर एमएसपी को दिया जाएगा कानूनी दर्जा। ऋण तले दबे किसानों को सरकार बनने पर आयोग बनाकर दी जाएगी राहत। पढ़ के सुना देता हूँ कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में किसानों को लेकर के क्या क्या बातें रखी गई हैं और क्या ऐसी न्याय गारंटियां किसानों के लिए हैं जो हम पूरे देश भर के किसानों बागवानों। जी, मेरा नाम कंवर रविंदर सिंह है। मैं ऑल इंडिया किसान कांग्रेस में नेशनल जॉइंट कोऑर्डिनेटर हूँ।
किसान गारंटी योजना की आज यहाँ पे क्या ये गारंटी है और किस तरह से किसानों को इससे लाभ मिलेगा? राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में 5 न्याय गारंटी किसानों के लिए लाई है और ये मैनिफेस्टो के अंदर में हमारे चिन्हित हैं और इसके लिए हम वचनबद्ध हैं। अगर आप इसको पढ़ेंगे, इसका अवलोकन हम आज हिमाचल प्रदेश में कर रहे हैं, जिसे हम घर घर तक लेकर के जाएंगे। इसमें किसानों को जीएसटी से मुक्त करना, एमएसपी को कानूनी दर्जा देना, कृषि ऋण आयोग की स्थापना करना, पीएम फसल बीमा योजनाओं में कुछ बदलाव करना और आयात और निर्यात नीति के ऊपर में बदलाव करना, ये इसकी प्राथमिकताएं हैं। मैं आपको दिखा दूँ तो ये किसान न्याय गारंटी कांग्रेस के द्वारा पूरे किसानों और बागवानों को दी जा रही है प्रदेश भर। अगर बात की जिस तरह से आयोग की भी बात की है, किसान आयोग की स्थापना की जी, तो क्या लगता है कितना बेनिफिट इससे जो है वो किसानों को मिलेगा? और अगर बात की जाए सेब के शुल्क को लेकर लगातार जो है वो सवाल उठाते रहेंगे जी, तो अगर कांग्रेस की सरकार केंद्र में बनती तो किस तरह से राहत प्रदान की? देखिए, आपने सही कहा, आयात निर्यात को लेकर के हम हर बार ये सवाल बार बार उठाते रहे हैं, खास करके हिमाचल प्रदेश से सेब को लेकर के। केंद्र सरकार ने जिस प्रकार से 15% का रियलिटी शुल्क इंपोर्ट ड्यूटी के नाम पर हटा दिया और उसके बाद इंपोर्ट ड्यूटीज़ को 50% कर दिया, उससे बाहर से आने वाला सेब यहाँ पे सस्ते दामों पे मिलने लगा और जो हमारा सेब है उसे मार्केट्स नहीं मिली। हम ये चाहते हैं आने वाले समय में जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनेगी, हम इंपोर्ट की जो नीति है उसको चेंज करेंगे, हम अपने किसानों बागवानों को संरक्षण देंगे। उसके लिए आयोग की स्थापना भी होगी। जिस प्रकार कृषि में ऋण माफी को लेकर के आयोग बनेगा, उसी प्रकार आयात निर्यात की नीति को लेकर के भी आयोग बनेगा, जिससे कि ये हम देख लें कि हमारे अपने किसान बागवान जो हैं उनको हम सही मार्केट्स और सही दाम पहुंचा पाएं। यही हमारी प्राथमिकता है। धन्यवाद। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हमीरपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर निशाना साधा। जो सरकार जनता के वोट पर चुनकर आई, उस सरकार को नोट के दम पर गिराने की कोशिश जो जयराम ठाकुर जी ने की है, जो लोकतंत्र की हत्या की है। हिमाचल का जनमानस जागरूक है, हर 5 साल के बाद सरकार को बदलता है और 5 साल के लिए उस सरकार को बनाता भी है। अब हिमाचल की जनता 1 जून को तय करेगी कि क्या उनको पैसे के दम वाली विधायक चाहिए जो बिकते हैं। आज हिमाचल प्रदेश में हम ये कह सकते हैं, हिमाचल की सरकार ने 15 महीने अच्छा काम किया और दिन में ही सपने देख रहे हैं। मैथमेटिक्स में कमजोर होंगे तब दिन में ही सपने देख रहे हैं कि हम 4 जून को सरकार बनाएंगे। हम तो अपने विधायक भी लोकसभा के चुनावों में लड़ाने की तैयारी कर रहे हैं। सर, जो अपने प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाए, उनको नेता नहीं मिल रहे हैं 2 महीने से, क्या कहेंगे सर आप? ऐसा न जयराम जी को बयानबाजी करनी है, वो हमारी पार्टी का आंतरिक मामला है। परेशान हो जाते हैं। हम सभी जगह चारों लोकसभा में जिताऊ प्रत्याशी देंगे। उनको पता है कि हमारे प्रत्याशी मैदान में आने वाले हैं। अब इस दृष्टि से वो इस प्रकार के बयान देते हैं। सर, सोशल मीडिया पे कंगना रनौत का मैसेज वायरल हो रहा है जिसमें सुभाष चंद्र जी को पहला प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। मंडी से लोकसभा के चुनाव के लिए विक्रमादित्य सिंह खड़े होंगे। मुकेश अग्निहोत्री उप मुख्यमंत्री ने दिया बयान। इसलिए हम जो है मंडी से विक्रमादित्य को लड़ा रहे हैं। प्रतिभा सिंह जी की सीट थी वो, उनकी जगह विक्रमादित्य सिंह लड़ेंगे। यह युवा उम्मीदवार हैं और कंगना जी चाहती थी कि कोई युवा उम्मीदवार मेरे सामने लाया जाए, तो उनको युवा दे दिया। उन्होंने आते ही मांग की थी कि रानी सभा की जगह किसी और को लाएं, तो हमने जो है विक्रमादित्य दे दिए हैं। तो वो सीट हम जीतेंगे। शिमला के पंचायत घर के पास सन एंड स्नो होटल में चिट्टा के साथ पकड़े गए युवक और युवती। 3 बार गिरफ्तार किया है। इसके पिताजी का नाम है सुच्चा सिंह। ब्लॉक ए बंदे देखना होता है। हेलो, ये पंजाबी निशान किसने किए हुए? हेलो, ओए
पूरा ना चिट्टे के दर्शन अभी करवा दी ना भैन अवनी तेरे खिलाफ कितने आधार कार्ड सब ले ले कि 6 के 6 इनके आई के बस स्टैंड आओ थाले न्यू बस स्टैंड इधर न्यू बस स्टैंड आओ थाले ये ओल्ड बस स्टैंड समझ आएगा ठीक है चिट्टे करूंगा फॉर्म बैक ठीक है इसको विश्वास ही नहीं हेलो इधर देखो चल तेरे को भी गलत इन्फॉर्मेशन दी होनी ना शिमला की तभी आया था नहीं सर हमारे को पता नहीं है ना अभी बर्थडे मन गया तेरा बर्थडे है वो अब मनाओ बर्थडे बस हो गया तो नहीं रुकना तो रुक जाओ नहीं चावा हो गया अब बस थाने चाहिए सांडो नहीं अब नहीं काम वो तो उस टाइम वारंट हो रही है तब लाया था आपको चमनलाल बीपीओ पंजाब पुलिस क्या दिखाओ आईडी दिखाओ अपनी पंजाब पुलिस के कौन है ये सस्पेंड है अभी है सस्पेंड है पंजाब आईडी वगैरह तो होगी कुछ शुभम आईडी शुभम किसके पास क्या नाम पिता का लेके नहीं आया आप क्या नाम है ऐसा तो हो नहीं सकता नाम क्या है नाम क्या है आपका धन्यवाद। पब्लिक न्यूज़ टाइम्स चैनल शिमला।